क्लास 11 आज से हम आपकी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे 4 चीज़ें मेनली। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग. The extraordinary habits in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot spring, leaves us speechless. यानी कि इस लिविंग वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं ये कितना वंडरफुल है, यहाँ कितनी वैरायटी मिलती है, कितनी रेंज मिलती है अलग अलग चीज़ों की. एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स मिलते हैं. हैबिटेट्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कुछ पर्टिकुलर जानवर रहते हैं. जैसे कुछ कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर लेक्स में, कुछ डेजर्ट में या कुछ हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के फव्वारों में रहते हैं. ये सब हमें स्पीचलेस छोड़ देते हैं, यानी हम कुछ कहने लायक नहीं बचते. The beauty of galloping horse or the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. यानी कि एक घोड़े को जब आप देखते हो, माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखते हो, बहुत सारे फूलों की वैली को देखते हो, शार्क को अटैक करते हुए देखते हो, तो हमारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ वंडर आता है. The ecological conflict and cooperation among member of a population and among population of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. यानी कि आपस में साथ रहने वाले मेंबर्स के बीच में लगातार या तो लड़ाइयाँ होती हैं या वो साथ देते हैं एक दूसरे का, और ऐसे ही अलग अलग प्रजाति अपने साथ कैसे रहती है, उनके अंदर के सेल्स कैसे बने हुए हैं, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि लाइफ क्या है. दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक क्वेश्चंस विद इन इट. यानी इसके अंदर 2 और क्वेश्चंस छुपे हुए हैं. द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू द व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ. यानी एक टेक्निकल है कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है, और एक जो है वो फिलोसफिकल है, यानी कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, यानी हमें लाइफ क्यों मिली है. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. और क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं या हम साइंटिस्ट हैं, तो हम पहले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे. हम यही पहले बात करेंगे कि लिविंग क्या होता है. What is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism. यानी जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तो हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में करते क्या है. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism. यानी हम ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हम इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, हमारे आसपास को पहचानते हैं, और एक सूटेबल रिस्पॉन्स देता है हमारा दिमाग हर चीज़ के लिए. तो यही कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स. अब इसमें कुछ और चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस. और अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यानी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. यानी ग्रोथ की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक कि उसका मास लगातार बढ़ता रहता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते रहते हैं. ये दोनों साथ में चलने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की. अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. यानी हम मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हमारे में मोर देन 1 सेल होता है, तो हम सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन. यानी कि प्लांट्स में ये लाइफ स्पैन पूरे उनकी ज़िंदगी भर ग्रोथ चलती है सेल डिवीजन से. लेकिन एनिमल में दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टन एज. यानी ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एज तक हमें देखने को मिलती है. यानी एक एज के बाद हम बड़े होते हैं, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है. तो बस एक सर्टन एज तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाती है. However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी कहीं कहीं पर सेल डिवीजन चलता रहता है. कुछ सेल्स होते हैं जो मर जाते हैं और उनकी जगह पर नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हम सब ने अमीबा के बारे में पढ़ा है। जैसे कि अमीबा जब हम देखते हैं तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये डिवाइड कैसे करता है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये खुद में सिर्फ एक सेल है, इसमें बहुत सारे सेल्स नहीं होते। तो ये डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स बना लेता है, जिनके 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये इसे एक्सप्लेन करती है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टी सेल्युलर होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, जैसे कुछ ब्लड सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, हर ऑर्गन का अपना एक सेल होता है। वन कैन ईजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर किसी लेबोरेटरी में आप देखेंगे अगर ये चीज़ जाकर, तो आपको नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हुए मिल जाएंगे। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. यानी कि ज़्यादातर हायर एनिमल्स में, प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। याद रखना है कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, यानी हाइट भी बढ़ रही है अगर, तो वो भी ग्रोथ का एक हिस्सा है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। पर अगर हम इसे क्राइटेरिया मान लें ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग भी बढ़ता है। कैसे? मान लीजिए आपने रेत का टीला बनाया, आप उसमें रेत बढ़ाते जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें जान आ गई है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है यानी वो ग्रो कर रहा है। However, this kind of growth exhibited by non-living organism is by accumulation of material on the surface. तो ये ग्रोथ होती है, आप किसी सरफेस पर कुछ चीज़ इकट्ठी करते जाओ तो वो ऊंचा होता जाएगा। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से होती है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तरीके से देखें तो नॉन लिविंग भी ग्रो तो कर ही रहे हैं अगर उनमें किसी भी तरीके से हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है, पर इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेस फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब है हमारे जैसी प्रोजेनी पजेस करना, जिसके पास फीचर्स होंगे हमारे ही जैसे, थोड़े बहुत मिलते जुलते या थोड़ा ज़्यादा, एकदम सिमिलर नहीं पर हाँ थोड़े बहुत। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऐसे भी हैं जो एसेक्सुअल से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे फंगस मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, जैसे कि एक ईस्ट है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड आ जाता है, थोड़े थोड़े ये ग्रो करते करते ये बर्ड इसमें से नीचे गिर जाता है और नया ईस्ट बना लेता है। इन प्लेनेरिया एक फ्लैट फॉर्म होती है, इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। ट्रू रीजनरेशन का पार्ट होता है, मतलब एक कोई फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, उसके लॉस्ट पार्ट से वो पूरी बॉडी फिर से बना लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक फ्लैट वॉर्म है, कोई कीड़ा है, इसको हमने पीछे से काट दिया, इसका एक पार्ट फिर से पूरी बॉडी बना सकता है, ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। द फंगी, फिलामेंटस अलगी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी फंगी, फिलामेंटस अलगी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ये सब फ्रेगमेंटेशन करके ही बनते हैं, यानी टुकड़े होकर। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर अलगी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। यानी अगर हम अमीबा का भी एग्जांपल लें तो वो डिवाइड भी हो रही है और ग्रो भी कर रही है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, यानी ग्रोथ का एक तरीके से मतलब ये भी होता है कि सेल नंबर बढ़ गया है। Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. Further,
देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी ऐसे जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, जो इसका इलाज करवाते हैं पर फिर भी उन्हें बच्चे नहीं होते हैं, जैसे म्यूल्स या स्टेराइल वर्कर बीज, यानी हनी बीज में भी एक वर्कर बीज ऐसी होती है जो सिर्फ काम करती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए भी हम इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होगा जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसी प्रेजेंट होगी और किसी नॉन लिविंग में नहीं होगी। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ, तो कोई भी नॉन लिविंग तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। ग्रोथ तो फिर भी हम एक बार मान लेते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ जमाते जाओ वो हाइट में बढ़ती जाएगी, तो हम उसे ग्रोथ मान लेंगे, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, यानी हम सब केमिकल्स के बने होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, छोटे बड़े सब टाइप के होते हैं, हर क्लास साइज फंक्शन सबका अलग अलग होता है, एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, यानी एक दूसरे में कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। These conversions are chemical reactions और metabolic reactions. इन conversions को यानी इस change को हम क्या बोलते हैं? chemical reaction या metabolic reaction. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, यानी हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों की संख्या में metabolic reaction चलते रहते हैं। Be they यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कुछ भी हो, भले यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो या हमारे जैसे मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी प्लांट्स एनिमल्स फंगस माइक्रो यानी बैक्टीरिया वगैरह, ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगी एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में चलते हैं उन सब का टोटल अगर हम देखें तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, जैसे कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी अगर किसी लेबोरेटरी में कोई साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे भी मेटाबॉलिज्म मानते हैं, पर वो ना तो लिविंग होता है ना वो नॉन लिविंग होता है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions, यानी कि इस प्रॉपर्टी को मेटाबॉलिज्म की जो प्रॉपर्टी है इसको हम मान लेंगे डिफाइनिंग फीचर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यानी ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें होगा, कुछ एक्सेप्शन नहीं है। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life forms, यानी ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है, यानी सारे लाइफ फॉर्म्स में होगा। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर हमारा होता है वो होता है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं, यानी हमारे आसपास क्या चल रहा है और उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, भले ही वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। हम हमारे इन्वायरमेंट को सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस कर लेते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा, यानी जो प्लांट्स रहते हैं वो लाइट को रिएक्ट करते हैं, पानी के थ्रू रिएक्ट करते हैं, टेम्परेचर उनको रिएक्ट करता है। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे से लेके सबसे बड़े तक भी सब इन्वायरमेंटल उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग्स देयर बॉडी, जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी हमें जानकारी रहती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी सिर्फ ह्यूमन बीइंग, हम ऐसे इंसान सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको पता होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी वो बता सकता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसको कैसे बिहेव कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है।
When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patient lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कॉमा में चले जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, मशीन्स पे पड़े रहते हैं, हार्ट और लंग काम नहीं कर रहा होता है. द पेशेंट अदरवाइज ब्रेन डेड, तो पेशेंट ऐसे देखें तो ब्रेन डेड होता है, सिर्फ मशीन पे चल रहा होता है, तो उसके पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है. आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, तो क्या हम ऐसे पेशेंट्स को लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे. इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल द लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, यानी अभी और जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो पता चलेगा जो भी हम करते हैं लिविंग फिनोमिना जो भी हमारा है वो हमारे अंदर चलने वाले इंटरैक्शंस की वजह से होता है. प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज़ are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among molecular component comprising the organelle. यानी कि जो भी ऑर्गन है हमारा उसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पर उसके आपस के मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको उसके फंक्शंस पता रहते हैं. This phenomena is true in hierarchy of organization, complexity of और levels, यानी जितने भी levels हैं हम उसको इसके हिसाब से जमा पाते हैं order में. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. यानी कि हम मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद रेप्लिकेट करता है यानी रिप्रोड्यूस कर लेता है, इवॉल्व करता रहता है टाइम से टाइम तक. यानी इवॉल्व मतलब जैसे पहले हम बहुत आदिवासी थे, फिर हमने इवॉल्व करा और अब हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में आ गए हैं. और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है और खुद रिस्पॉन्ड कर लेता है किसी भी तरीके के एक्सटर्नल सिचुएशन से. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अर्थ पे कैसे लाइफ शुरू हुई है. बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट में देखें, पास्ट में देखें या फ्यूचर में देखें, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल जो है भले ही वो डीएनए हो या वो आरएनए हो, किसी ना किसी हद तक वो सेम होता है. थोड़े बहुत डिग्रीज में तो वो सेम हमेशा ही रहता है. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हमारे पेट्स और दूसरे एनिमल्स और प्लांट. देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू. यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं पर वो हमारे आसपास होते हैं, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया. If we were to increase the area that would make observation in the range and variety of organism that see would increase. यानी जैसे जैसे हम हमारा एरिया बढ़ाते जाएंगे देखने का वैसे वैसे रेंज भी बढ़ जाती है एनिमल्स की. Obviously, if you were to visit a dense forest, you will probably see a much greater number and kinds of living organism in it. यानी अगर हम देखें, अगर हम किसी dense forest में जाएं देखने के लिए तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा living organism का. Each different kind of plant, animal और organism that you see represents a species. यानी जितने भी टाइप के हम plants, animals या organism देखते हैं वो एक particular टाइप की species को represent करते हैं. The number of species that are around and described range between 1.7 to 1.8 million species है हमारे आसपास. इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या फिर नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. यानी कितनी तादाद में जानवर या प्लांट या सब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कितने तरीके के प्रेजेंट है, ये सब मिला के हमने 1.7 से 1.8 बोल दिया है. We should remember here that as we are exploring new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. यानी जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते जा रहे हैं नए और पुराने तो हमें और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. यानी कि देखें अगर तो बहुत millions of plants and animals हैं पूरे वर्ल्ड में. We know the plant and animal in our own area by their local name. हम प्लांट या एनिमल को हमारे लोकल नेम से जानते हैं. जैसे कुछ प्लांट है उसको हमारे यहाँ पे कुछ बोला जाता है तो वो उसका लोकल नेम होता है, सब उसको उसी नाम से बुलाते हैं. जैसे तुलसी का पौधा है उसे तुलसी बोलते हैं, सब लोग तुलसी बोलेंगे. दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन अब जगह के हिसाब से तुलसी के पौधे का नाम चेंज हो जाएगा. हो सकता है किसी और जगह उसे कुछ और बोला जाता हो. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would create if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organize we are talking about.
हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप ज़रूरत पड़े कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नाम दे दो, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे उसका पूरे दुनिया में एक जैसा नाम हो जाए। इस प्रोसेस को हमने बोला नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नाम देने की प्रोसेस को। Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and know to what organism the name is attached. This is identification. तो इसके पहली स्टेप होती है कि पहले हम ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, उसे करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये वही जानवर है, उसके कैरेक्टर क्या है, क्यों हमने उसका नाम ऐसा दिया है, तो इसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure. तो इसे पढ़ने के लिए, साइंटिफिक नेम देने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हुए हैं। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट ने मान लिया है। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, जो प्लांट्स के नाम देने में हेल्प करता है, और एनिमल्स के नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देता है। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, सब इंश्योर कर लेते हैं कि इसका एक ही नाम होगा। जैसे लॉयन है तो वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ लॉयन के नाम से ही जाना जाएगा, उसको और कुछ नहीं बोलेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, यानी कि उसके डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस जानवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई ज़ेब्रा देखता है और किसी को नाम याद नहीं आ रहा है तो वो उसको बोल देगा कि उस पर सफ़ेद और ब्लैक कलर की पट्टियाँ बनी होती है, तो किसी को भी पता चल जाएगा कि हाँ इसका नाम ज़ेब्रा होता है। तो ऐसा नाम जो सेम हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर कोई आपको डिस्क्रिप्शन भी दे कि अरे वो जानवर ऐसा दिखता है, उसका नाम क्या है, तो आप उसका नाम बता पाओ। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी का नाम शेर रखा है तो और किसी जानवर का नाम शेर नहीं होगा, फिर एक का ही होगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, यानी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। हर नाम के ये दो कंपोनेंट देते हैं, पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इस सिस्टम को, ये जो दो कंपोनेंट के नाम देने वाला सिस्टम है, इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर नेमिंग था और अब ये जो दो है इसलिए बाय लगा रहे हैं, बाइनोमियल मतलब टू, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस ने इसे दिया था, साइंटिस्ट थे ये। अब पूरे दुनिया के बायोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, यानी अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो हम मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका नाम से हम जानते हैं। अब कैसे कैसे इसे देखेंगे, जो मैग्नीफेरा है यानी जो पहला नाम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा नाम इंडिका है वो स्पीशीज़ को, यानी ये नेम और सरनेम जैसा हो गया। पहले नेम मैग्नीफेरा, उसका सरनेम इंडिका, तो जो नेम होता है वो जीनस बताता है यानी उसका नाम क्या है, और जो लास्ट नेम है यानी सरनेम है वो उसकी स्पीशीज़ बताएगा कि ये किस स्पीशीज़ का है। और स्पेसिफिक एपिथेट, अब इसके 4 रूल्स होते हैं जो पढ़ना है। पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, यानी कि ये लैटिन में लिखे होते हैं, और रिटर्न अगर है तो इटैलिक्स, लैटिन भी लैंग्वेज है, इटैलिक्स भी। लिखते टाइम जो थोड़ा से टेढ़े लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इटैलिक्स बोलते हैं। लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकेंड डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज़, यानी पहला वर्ड जीनस होता है और सेकंड वाला जो है वो स्पीशीज़ होगा। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, यानी अगर आप किसी कॉपी में नाम लिख रहे हैं जो बायोलॉजिकल नेम है तो आप सेपरेट लिखेंगे यानी अलग अलग, और उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, यानी जो पहला वर्ड आप लिखेंगे उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो सेकंड उसका सरनेम लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर से शुरू हो सकता है, जैसे कि ये मैग्नीफेरा इंडिका, M कैपिटल I स्मॉल।